यस, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो? बेटा सभी अच्छे से हो? तो आज हम बात करेंगे टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट में एयर टेम्परेचर और एयर थर्मोमीटर्स के बारे में। तो बहुत सारे थर्मोमीटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, इन सब की बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम आज के विचार की तरफ जाते हैं। तो देखते हैं आज का सुविचार क्या है, आज का थॉट क्या है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए बेटा, आज का विचार है एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग देमसेल्फ और हिमसेल्फ। है ना? तो जो एक महान राइटर है लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने ये कोट दिया है। उन्होंने कहा है कि हर कोई ये चाहता है कि दुनिया को बदल दो। हाँ, दुनिया को मैं ऐसे बदलूंगा, वैसे बदलूंगे, या दुनिया ऐसी बदलनी चाहिए, दुनिया वैसी बदलनी चाहिए। बट कोई ये नहीं सोचता कि हम अपने आप को कैसे चेंज करें। यानी कि अगर हम में कोई बुराई है, हम में कोई कमी है, तो हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं और इस वर्ल्ड का भाग बन सकते हैं। ऐसा कोई नहीं सोचता। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम में क्या चेंजेस आने चाहिए। हमें जो नेगेटिव थिंग्स है उसको हटाना चाहिए, हमें जो पॉजिटिव थिंग्स है उसको आगे बड़ा प्रोजेक्ट करके दिखाना चाहिए। है ना? तो आपने क्या करना है, वर्ल्ड को चेंज करने की तो बात अलग है। सबसे पहले वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ। है ना? हम अपनी तरफ से, अपने आप से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। ओके, तो चलिए बेटा, आज के इसी विचार के साथ, इसी थॉट के साथ आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे थर्मोमीटर्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर और उनके यूजेस के बारे में हमने बात की। है ना? हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की बात की, फिर किसके बारे में बात की? हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स की बात की, और हम आज बात करेंगे एयर थर्मोमीटर्स की। और इससे पहले क्या करते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के बारे में क्या क्या जानकारी हमें मिली थी, जरा देखते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स है, क्या है? What do you mean by a laboratory thermometer? है ना? The laboratory thermometer is used to measure temperatures in science experiment or in scientific experiments. The laboratory thermometers are used. इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो बेटा, क्लिनिकल थर्मोमीटर का क्या यूज रहता है? विच इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए जिस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है उसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। वो हमने दो तीन टाइप के पढ़े हैं। कौन कौन से टाइप के पढ़े हैं बेटा? मर्कुरी थर्मोमीटर पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है हमने डिजिटल थर्मोमीटर, तीसरा पढ़ा है हमने इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। है ना? तो वो सभी किसके लिए यूज होते हैं? टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। But a laboratory thermometer is used to measure temperatures in scientific experiments or in science experiments. Okay, now एक मिनट। अब जो है ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स है, इसको यूज करने पर आपने इसके बारे में पढ़ा है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा है। इस थर्मोमीटर को हम जब यूज करते हैं, व्हेन वी यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, व्हाट आर द प्रिकॉशंस, ठीक है, टू बी टेकन। क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं जब हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा है कि जब हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं तो उसको किस तरह से, क्या प्रिकॉशंस उसको लेने चाहिए, ये देखा है हमने। नाउ हियर we are going to see how to use a laboratory thermometer, what precautions are used while we are taking a laboratory while we are taking temperature by means of a laboratory thermometer. Okay, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, जस्ट उसको एक और बार जरा आपको रिकैप करके बता रहे हैं। तो फर्स्ट वन, बी केयरफुल, इट इज मेड ऑफ ग्लास एंड कैन ब्रेक इजीली। तो जैसे कि आपको पता है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं वो ज्यादातर ग्लास के बने होते हैं, और ग्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि ग्लास जो है बहुत जल्दी
टूट जाते हैं, है ना, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इसी कारण उसको बहुत ध्यान से आपको रखना पड़ता है। अगला है डू नॉट शेक इट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे कि आप क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को शेक करते हो, उसको शेक करने की आपको जरूरत नहीं है, उसकी रीडिंग्स को जानने के लिए उसे शेकिंग करना जरूरी नहीं होता है। नाउ डू नॉट होल्ड इट बाय द बल्ब, दिस कैन अफेक्ट द रीडिंग। ओके, आपको पता है उसका एक बल्ब होता है ना, जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में भी आपने देखा था, उसकी टिप में उसका एक बल्ब होता है। उसको आप क्या नहीं कर सकते, उसको आप टच नहीं करेंगे या फिर वहां से आप उसको होल्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं होल्ड करेंगे, क्या कारण है ना होल्ड करने का, बताइए। क्योंकि उसको होल्ड करने पर आपकी रीडिंग्स जो है वो गलत आ सकती है ना। उसके बाद हमने देखा कि ऐसे थर्मोमीटर्स को वी शुड नॉट प्लेस इट इन डायरेक्ट सनलाइट। हम उसको क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते। ओके, ऐसे करने से क्या हो जाता है, ऐसे करने पर जो है उसकी रीडिंग्स जो है वो कैसे दिखाती है, गलत दिखाती है। या फिर उसको हम कह सकते हैं डू नॉट प्लेस अ थर्मोमीटर इन अ हॉट फ्लेम, फ्लेम के पास भी आप उसको नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें जो है आपको बताई है किसके बारे में, क्लिनिकल आई एम सॉरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के बारे में। ओके, अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं उसके बारे में, उसको हम, जी हाँ, स्कूल और लैब्स में साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में क्या करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं, है ना, है कि नहीं। ओके, अब मुझे आप बताइए जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं, इसको हम इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, कई कई मशीनरीज में भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे एरियाज पर किसका यूज होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का। तो हमने बात की अभी लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। ओके, चलिए बेटा, अब जब हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे बेटा, हम जब स्केल्स की बात करते हैं तो हमने तीन टाइप ऑफ स्केल्स के बारे में बात की है ना। टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन से, किस किस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है बच्चे, तीन टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन से हैं, बिल्कुल सही, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर स्केल्स। तो टेम्परेचर स्केल्स क्या होता है बेटा, टेम्परेचर जो है स्केल्स मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, है ना। तो टेम्परेचर स्केल्स का हम प्रयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं टेम्परेचर स्केल्स को, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हमारे पास थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, उसमें स्केल्स होती है, उसमें रीडिंग्स होती है। तो वो मेजर करती है कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। नाउ द थ्री टेम्परेचर स्केल्स आर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, है ना, हमने पढ़ा हुआ है हमने कि तीनों जो स्केल्स होते हैं, जो तीन स्केल्स होते हैं वे कौन कौन से हैं, वो एक तो होता है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड देन केल्विन स्केल। ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा है बच्चे। अब जब हम बात करते हैं केल्विन स्केल की, ओके, तो अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बेटा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि जब हम फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, जब उसको हम केल्विन स्केल में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं हम लोग, जब केल्विन स्केल में ले रहे हैं, तो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का क्या होता है, वो होता है 273.15, ठीक है, यानी कि 273.15 केल्विन, एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 373, दैट मीन्स 373.15 केल्विन रेस्पेक्टिवली। ओके, तो इतनी बातें आपने याद रखनी है, क्या क्या बताया मैंने आपको। आपने जब केल्विन स्केल में फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखना होता है तो उसमें कितना होता है, 273.15 केल्विन जो होता है फ्रीजिंग होता है, और बॉइलिंग होता है 373.15 केल्विन रेस्पेक्टिवली। नाउ अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की, ओके, तो फ़ारेनहाइट स्केल की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चे बताइए,
फ़ारेनहाइट स्केल की जब बात करते हैं, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए यहाँ पर। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, देखा। चलिए, तो ये है फ़ारेनहाइट रीडिंग, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगला है सेल्सियस स्केल की। अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल की, तो आप जानते हैं, ज्यादातर बच्चे जानते हैं, सेल्सियस जब स्केल का यूज करते हैं तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इसको आपने नोट करके रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है या फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है, कौन से स्केल में कितना उसका रीडिंग होता है, ये आपने नोट करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख के देती दिखाती हूँ आपको, आप उसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ केल्विन स्केल, जब हम केल्विन स्केल की बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको लिया जाता है 273.15 केल्विन। ओके, अब हम बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, केल्विन स्केल में कितना होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जिस टेम्परेचर पर वाटर जो है बॉयल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आइजिंग जो यानी कि फ्रीज हो जाता है, उसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ये पता है सभी को। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बेटा 273.15 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373.15 केल्विन। ये होता है केल्विन स्केल का। अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल की। तो फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो कितना बताया मैंने आपको, यहां पे लिखते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब बेटा अब सेल्सियस स्केल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए सेल्सियस स्केल, यहाँ पर सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में जो है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने जो नोट करनी है, जब हमने आपको बताया था कि जब हम लोग स्केल्स की बात करते हैं, तो जब हम लोग देखो यहाँ पर जब हमने केल्विन स्केल में जब हमने टेम्परेचर को लिखा तो हमने कैसे लिखा 273.15 केल्विन, वहां पर कोई डिग्री हमने नहीं लगाई है ना, 373.15 केल्विन सीधे केल्विन केल्विन करके लगाया है। बट जब हम फ़ारेनहाइट स्केल या फिर सेल्सियस स्केल में जब टेम्परेचर को लिखते हैं तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं बेटा, डिग्री का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस स्केल में हो तो 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको लिखते हैं। लेकिन केल्विन, जब केल्विन के इसमें टेम्परेचर को लिखते हैं तो वहां पर डिग्री का यूज नहीं किया जाता। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, चलिए अब बेटा हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करें एयर टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं बच्चे, एयर टेम्परेचर की बात करते हैं। ओके, चलिए, तो अगला हमारा
टॉपिक है एयर टेम्परेचर। तो ये जो एयर टेम्परेचर होता है ये क्या होता है? क्या होता है एयर टेम्परेचर? इसे हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है, एयर टेम्परेचर। और इसको मेजर करने के लिए भी जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है या फिर जो एयर में टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए भी कुछ थर्मोमीटर्स का यूज किया जाता है। और उन थर्मोमीटर्स को हम क्या कहते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एयर टेम्परेचर। सबसे पहले हमें ये देखना कि एयर टेम्परेचर क्या है। एक मिनट। हम देखेंगे एयर टेम्परेचर क्या है। चलिए बच्चे, अब जो है एयर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, यानी कि आपका जो एटमॉस्फेयर होता है ना बच्चे, हमारा जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे कि ये पता लगता है कि हमारे आसपास का टेम्परेचर कितना है, गर्मी है, सर्दी है वगैरह। ओके, तो आप सभी जानते हैं वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। हमारा जो वेदर होता है वो कई कारणों पर, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड रहता है। एंड दिस टेम्परेचर यूजुअली वेरी एवरी डे। आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा, है ना, या फिर आप रेडियो में सुनते होंगे कि आज का टेम्परेचर इतना है, 22 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री या 30 डिग्री, ऐसा सब सुनते हो आप लोग। तो हर रोज जो है टेम्परेचर जो है वेरी करता रहता है। ओके, कुछ ना कुछ स्लाइट वेरिएशन होते रहते हैं। सो जनरली वी अप्रोच द समर सीजन। क्या होता है बेटा, जब हम गर्मियों के सीजन में आते हैं क्या हो जाता है वहां पर, टेम्परेचर राइजेस, है ना। हम बोलते हैं ना आज गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इसका अर्थ क्या है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज है, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा उठा हुआ है। एंड ड्यूरिंग विंटर, विंटर में क्या होता है बच्चे, इट फॉल्स, यानी कि टेम्परेचर जो है नीचे गिर जाता है। तो तभी हम बोलते हैं कि आज जो है टेम्परेचर कम है। गर्मियों में हम बोलते हैं आज टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। एंड देर आर मेनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे कि हम आप अपने आसपास के टेम्परेचर को मेजर करते हैं या अपने आसपास के एयर को क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं। ओके, so the air temperature is an important weather parameter and is monitored at weather stations all over the world. तो हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस स्थान की, उस जगह की बात नहीं कर रहे जहां पर हम लोग रह रहे हैं। कोई लोग यूपी में रहता है, कोई आंध्र प्रदेश में रहता है, कोई अरुणाचल प्रदेश में रहता है। तो हम सिर्फ उसी की बात नहीं कर रहे। तो आप क्या है, आप जिस स्टेशंस में रहते हो सिर्फ वही का नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी स्थान है, जितने भी जगह है, उन सभी जगहों के वेदर जो है वो मॉनिटर किए जाते हैं, है ना। तो एयर टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एंड इज मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशन। कहाँ पे किया जाता है बेटा इनको मॉनिटर, वेदर स्टेशंस में किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में वेदर स्टेशंस होते हैं जिससे कि हर जगह का जो वेदर है उसको क्या किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। And the data gathered on air temperature along with various other parameters are used for making weather forecast। है ना, हम जानते हैं वेदर फोरकास्ट क्या है भाई, आज का तापमान इतना डिग्री है, आज बारिश होने की संभावना है, आज तूफान आने का संभावना है। इस तरह से वेदर फोरकास्टिंग सुनते हैं ना बच्चे, आप लोग टीवी में सुनते हो, न्यूज में सुनते हो, है ना। तो उसमें क्या होता है, ये जो डेटा होती है जो कलेक्ट करते हैं जो एयर टेम्परेचर के बेस पर, बहुत सारे और भी पैरामीटर्स को यूज करके क्या किया जाता है बच्चे, एक वेदर फोरकास्टिंग, एक रिपोर्ट जो है उसकी बनाई जाती है। तो उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, एयर टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, एयर टेम्परेचर। ओके, सो द वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स एंड दीज टेम्परेचर्स यूजुअली vary every day and generally
when we approach the summer season the temperature rises। तो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब समर सीजन आता है तो टेम्परेचर में क्या चेंजेस आता है। तो आप क्या लिखोगे, द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द समर सीजन एंड ड्यूरिंग द विंटर इट फॉल्स। ठीक है, तो ये आपने नोट करना है। और क्या बेटा, एयर टेम्परेचर क्या है, इट्स एन इंपॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एंड इट इज मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके डाटा को क्या किया जाता है, इसको गैदर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, इसके डाटा को कलेक्ट करके वेदर फोरकास्ट किया जाता है, ताकि एक एक स्थान के लोगों को प्रॉपरली वेदर फोरकास्ट जो है बताया जाता है कि आपकी जगह पर आज टेम्परेचर कितना होने वाला है, आपके यहाँ पर आज बारिश होगी या नहीं होगी, आपके यहाँ पर आज कैसा मौसम रहेगा। ये सभी जो है किसके अंडर आता है बच्चे, वेदर फोरकास्ट के अंदर आता है। ओके, अब हम बात करते हैं, अब इनको मेजर करने का जो तरीका होता है, जो जिस पैरामीटर्स को यानी कि जिस इक्विपमेंट्स को हम लोग यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एयर थर्मोमीटर। क्या कहते हैं बेटा उसको, हम एयर थर्मोमीटर। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जैसे कि 3 प्रकार के जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हमने पढ़े हैं, वो क्या किस लिए होते हैं, टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, है ना, आपके शरीर के टेम्परेचर को नापने के लिए, मापने के लिए होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। और हमने देखा जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं वो किस में यूज होते हैं, बहुत सारे आपके जो लैब्स में या फिर साइंटिफिक रिसर्च में, उन सब में जो है कई प्रकार के लिक्विड्स को, गैसेस को वगैरह के जो टेम्परेचर होते हैं उनको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का यूज किया जाता है। अब एयर के टेम्परेचर को या फिर आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मापने का जो तरीका होता है, जो इक्विपमेंट होता है, उसी को हम एयर थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम, एयर थर्मोमीटर। ओके बच्चे, अब जो एयर थर्मोमीटर होता है is a device that measures the temperature of the indoor or outdoor atmosphere। अब आपके घर में एक कमरे में आपने रख दिया उसको, तो आपके कमरे का टेम्परेचर वो बताएगा। आपने अगर आपके बाहर रखा उसको, तो आपके बाहर का टेम्परेचर वो बताएगा। ओके, तो एन एयर थर्मोमीटर is a device that measures the temperature of the indoor and outdoor atmosphere। एंड द मोस्ट कॉमन टाइप्स, ठीक है, बहुत ही कॉमन जो टाइप होते हैं इसके, ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब दैट कंटेन्स मर्क्यूरी और कलर्ड एल्कोहल एट द बेस। बेटा अगर आप देखो इन थर्मोमीटर्स को, तो ये थर्मोमीटर्स कैसे होते हैं, देखो सभी थर्मोमीटर्स में रीडिंग्स के लिए कुछ ना कुछ यूज किया जाता है ना, जैसे कि मर्क्यूरी या अल्कोहल। आपने देखा है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें अल्कोहल्स का भी यूज होता है, उसी तरह से मर्क्यूरी का भी यूज होता है। तो इसी तरह से एयर थर्मोमीटर में भी क्या होता है बेटा, उसमें एक लॉन्ग ट्यूब रहता है और जिसमें क्या भरा रहता है, अल्कोहल, ठीक है, कलर्ड अल्कोहल या फिर मर्क्यूरी एट द बेस। ऑल्दो देर आर ऑल्सो अदर, बहुत अलग तरीके के भी होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग टाइप होते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर्स भी होते हैं। ठीक है, नाउअडेज वी आर यूजिंग डिजिटल थर्मोमीटर्स, हमें पता है, जैसे कि हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस तरह के जो है नए एडवांस जो है डिजिटल थर्मोमीटर्स भी आजकल किस के लिए यूज किया जाता है बेटा, एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नाउ व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइजेस, जब आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, इट कॉजेस द मटेरियल इनसाइड द एयर थर्मोमीटर टू एक्सपैंड। क्या होता है बेटा, जब गर्मी होती है या फिर टेम्परेचर हाई रहता है, तो उस थर्मोमीटर के अंदर का जो मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है बच्चे, वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, तो हम समझ जाते हैं क्या, कि आज टेम्परेचर ज्यादा है या इस वक्त का टेम्परेचर जो है वो हाई है। नाउ ऑन द अदर हैंड व्हेन एयर गेट्स कूलर, जब जो है एयर जो है ठंडा हो जाता है, यानी कि आप गर्मी हटकर सर्दी होती है, द मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रैवल बैक डाउन। तो क्या होता है बेटा, उसके अंदर का मटेरियल जब सर्दी होती है, जब एयर ठंडा हो जाता है,
क्या होता है, वो मटेरियल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बाहर पीछे की तरफ जो है आ जाता है, ठीक है। वरना क्या हो जाता है, राइजिंग के टाइम पर क्या होता है, उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो एक्सपैंड भी होता है, साथ साथ में वो ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, ठीक है। और एयर जब कूल हो जाता है तो वो मटेरियल जो उसके अंदर का है, अल्कोहल हो या मर्क्यूरी हो, वो इट ट्रेवल्स बैक डाउन। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं बेटा, उसके रीडिंग्स को हम लोग देखते हैं। तो आप समझ गए कि एयर थर्मोमीटर क्या है और क्या उसमें यूज किया जाता है। एयर थर्मोमीटर्स में कलर्ड अल्कोहल या फिर मर्कुरी का यूज होता है, और किस तरह से टेम्परेचर राइज होता है या फिर टेम्परेचर जो है वो एयर जो है कूल हो जाता है, उस टाइम पर हम उसके रीडिंग्स को कैसे ले सकते हैं। ओके, तो आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया है। तो बेटा इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, है ना, बहुत सारे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स के बारे में देखा, उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स के बारे में देखा। हमने देखा केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में किस तरह से रीडिंग्स को लिया जाता है और उसको समझा जाता है। ओके बेटा, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो क्या है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देखो क्या है, कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज्ड दैट अ पर्सन हैज फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। तो बच्चे हमने इस क्लास में, इस लेसन के शुरुआत में ही आपको बताया था कि किसी व्यक्ति को छू कर देखने से आप ये नहीं बता सकते कि उस व्यक्ति को बुखार है या नहीं है। तो यही क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है, क्या पूछ रहे हैं हम लोगों से कि कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट अ पर्सन हैज फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन, पूछा गया है। तो क्या लिखोगे आप इसका आंसर, कैसे लिखोगे? हम लिखेंगे इट कैनॉट ऑलवेज बी करेक्टली जज दैट अ पर्सन हैज फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। इफ अ पर्सन हैज अ नॉर्मल टेम्परेचर और a normal body temperature and the hand touching that person is cold, देखो जिस व्यक्ति का हाथ ठंडा होता है, और मान लीजिए आप एक व्यक्ति को छू कर देख रहे हैं, उसका नॉर्मल टेम्परेचर है और आपका हाथ जो है ठंडा है, द पर्सन विल फील टू बी वार्म टू द हैंड, है ना। तो हमारा हाथ ठंडा है, हमारी सिस्टर को या ब्रदर को या मम्मा को पापा को आप छू कर देखें, वो थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर में है, तो आपको क्या फील होगा बच्चे, आपको वो गर्म लगेंगे, है ना। और इफ द हैंड टचिंग अ पर्सन इज वार्म, अगर आपका हाथ गर्म है and the person with fever may be felt as at normal temperature, अब किसी व्यक्ति को बुखार भी हो रहा है तो आपको क्या लगेगा बेटा कि उनका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि आपका हाथ गर्म है ना। For correct judgment that a person has fever or not, we must use, किसका यूज करना चाहिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर करेक्टली। हमें किसका यूज करना चाहिए बेटा, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करना चाहिए, देन ओनली क्या हो सकता है, वी कैन से दैट अ पर्सन इज हैविंग फीवर और नॉट, है ना। जैसे कि आपने देखा कि जो अब दो बच्चे हमारे जो चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया कि जब बहन ने भाई को टच करके देखा तो उसको फील हुआ कि वो गर्म है, लेकिन उसने क्या किया, उसने बहुत ही समझदारी से क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज किया और उसने अपने भाई का टेम्परेचर जो है चेक कर लिया। चेक करने पर उसको क्या पता लगा कि उसका ब्रदर जो है ही इज क्वाइट नॉर्मल, हिज टेम्परेचर इज क्वाइट नॉर्मल, है ना। तो इस तरह से हम कभी भी टच करने पर किसी व्यक्ति को बुखार है या नहीं बुखार है नहीं बोल सकते। ओके, अगला जो प्रश्न है वो है, डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर्स एज कंपेयर टू द एडल्ट्स। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है ये बेटा, हमने बहुत अच्छी तरह से इसको हमने जो है क्या किया था, इसको एक्सप्लेन करके दिया था आपको। देखो ऐसा एक क्वेश्चन आया है, डू स्मॉल, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं वो बड़ों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप क्या लिखोगे, यस स्मॉल चिल्ड्रन यूजुअली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर्स कंपेयर टू एडल्ट्स।
दिस इज बिकॉज देयर बॉडीज आर वर्किंग हार्ड टू ग्रो क्विकली, है ना, बताया था मैंने आपको। उनके मेटाबॉलिक जो रेट होती है, उनकी शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो बहुत ही फास्ट होती है ना। तो इट मेक्स मोर हीट। अब जितना मेटाबॉलिक रेट आपके बॉडी में बढ़ेगा उतना ही आपके शरीर क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चे, हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। फॉर किड्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज यूजुअली बिटवीन 37.0 degrees Celsius and 37.5 degrees Celsius. For adults, it is a little bit lower, usually between 36.1 degree to 37.2 degree Celsius. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, तो हम बोल सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, टेम्परेचर बॉडी का जो होता है वो थोड़ा सा हायर होता है कंपेयर टू द एडल्ट्स। ओके, तो 2 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अगले क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। आज का टाइम हमारा हो चुका है। आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।